हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो कल हमने आपको बताया था कि व्यतिकरण क्या हुआ करता है। बेटा रोल कल आपको बताया था हमने कि व्यतिकरण क्या हुआ करता है ना। व्यतिकरण में कल हमने दो प्रकार के व्यतिकरण देखे थे, संपोषी और विनाशी, है ना। संपोष भाई विनाशी, हाँ ठीक है ना। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हमने दो प्रकार के व्यतिकरण देखे थे। कंडीशन बताई थी कि संपोषी व्यतिकरण में कालांतर में क्या संबंध होना चाहिए, सम संख्या का गुणज, समपाई का गुणज, है ना। और विनाशी गण में विषमपाई। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे समझा करके आपको बता दिया। और इसके बाद मैंने बताया था कि संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है, परिणामी आयाम बढ़ जाता है। अब आज देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता कितनी हो जाती है, परिणामी आयाम कितना हो जाता है, और विनाशी व्यतिकरण में कितनी हो जाती है परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम। मतलब आज हम दो तरंगों को भिड़ाने वाले हैं। दो तरंगों क्या करने वाले हैं, भिड़ाने वाले। जी हाँ, जी हाँ, नहीं 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 नहीं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, क्योंकि जब आती है वो भी खुद अंडर रूट में ही रहती है। आती है जो वो अंडर रूट I1 में ही आया करती है, ठीक है, जो आती है तीव्रता। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, उसको पूरा हम हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब ये पर्दे का कोई पॉइंट है ना, किसी पर्दे का, स्क्रीन का कोई पॉइंट है, माध्यम का कोई पॉइंट है, और इस पर दो तरंगें आ करके अध्यारोपित हो रही हैं। मतलब एक्चुअली ऐसे समझा करो कि तरंग के दिशा जो होती है उसे आप कहते हैं किरण। ये किरण है, क्या है ये, किरण। तरंग के चलने की फाइनली दिशा इसे किरण है, आप जानते हैं। और किरण जहां आती है, किरण के लंबवत क्या चलता है, तरंगाग्र। क्या चलता है, तरंगाग्र। तो किरण अपना तरंगाग्र लेकर के साथ में आएगी, किरण अपना तरंगाग्र लेकर के साथ में आएगी, ठीक ना। तो उस तरंगाग्र से संबंधित तरंग, बस ऐसा समझ लीजिए आपके समझने के लिए, एक तरंग ये आ गई है यहाँ पर, ठीक ना। एक तरंग इस तरीके से आ चुकी है और दूसरी तरंग भी यहाँ पर आकर के अध्यारोपित हो रही है। ये देखिए, दो तरंगे आकर के आपस में अध्यारोपित हो रही हैं, ठीक ना। तो लिखिए लिखिए, माना पहली तरंग का समीकरण क्या चल रहा है, तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण हो रहा है और क्या डेरिवेशन करने वाले हैं हम, पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं व्यतिकरण का। किसका, व्यतिकरण का। तो हेडिंग डाल दीजिएगा व्यतिकरण, ठीक ना। और लिखिए पहली लाइन, माना एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन कर रही हैं। वो ऊपर वाली लाइन काट देना। माना एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन कर रही हैं, जिनके समीकरण क्रमशः y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, पहला समीकरण, और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये लीजिए, दो समीकरणें हैं, दो तरंगें आपको आपस में दिखाई दे रही हैं। ये दोनों माध्यम के किसी बिंदु पर आकर के अध्यारोपित होने वाली हैं। पहली तरंग का समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरंग का समीकरण है y बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिख गया बच्चों। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। दोनों तरंगों को देखने से स्पष्ट है कि इनके बीच में कालांतर आपको फाई दिखाई दे रहा है, दिख रही है। एक तरंग का कालांतर क्या है, फाई है जी, ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब जो दूसरी वाली तरंग है ना, दूसरी वाली तरंग जो है उसका कालांतर फाई ज्यादा है, उसमें फाई ज्यादा है। क्लियर, चलो ये हो गया। तो दो तरंगे हैं, इनका कालांतर आपको फाई दिया गया है। लिखिए, जहां a1 व a2 उनके आयाम हैं, जहां a1 तथा a2 इनके आयाम हैं एवं फाई कालांतर है। फाई क्या है, कालांतर है। ओमेगा दोनों की कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा दोनों की क्या है, कोणीय आवृत्ति। फाई a1 a2 आयाम है
फाई कालांतर है, ओमेगा दोनों की कोणीय आवृत्ति है। देख लो दोनों की आवृत्ति सेम दिख रही कि अलग अलग? सेम दिख रही है। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो न्यू बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्या बोलते हैं इसको? रेखीय आवृत्ति, सिंपल फ्रीक्वेंसी। एक है कोणीय आवृत्ति और एक है सरल आवृत्ति, ठीक है ना। कोणीय आवृत्ति को हमेशा नापा जाता है रेडियन पर सेकेंड में। किसमें बेटा? रेडियन पर सेकेंड में। और रेखीय आवृत्ति को हमेशा नापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें नापा जाता है? हर्ट्ज में। तो दोनों चीजें लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। कोणीय आवृत्ति को जो है आप रेडियन पर सेकेंड में नापते हैं और इसको हर्ट्ज में नापते हैं। लिखिए, यदि दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचे तो, यदि दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचे तो माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचे तो क्या होगा? देखिए जी, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचे तो कुल विस्थापन बराबर अलग अलग तरंगों के तात्क्षणिक विस्थापन के योग के बराबर होता है। तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, है ना। सो y इज इक्वल टू वाई वन की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है बच्चों, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हाँ पहुंचे तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y कुल विस्थापन बराबर अलग अलग विस्थापनों का योग y1 प्लस y2 a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस, बेटा इसको मैं खोल रहा हूं, लिखना बंद कर दो अभी, ध्यान दो यहां। चलो देखिए, इसको मैं खोल रहा हूं, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई, है ना, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है जी बेटा, देखो आपके पास बदलने वाली चीज कौन सी है? ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये बदलने वाली चीज है। फाई कांस्टेंट है, कालांतर फिक्स है। दोनों की आवृत्ति सेम है तो कालांतर क्या है? फिक्स है। वही कल मैंने जैसे बताया था कि एक बच्चा यहां से दौड़ता है और एक बच्चा यहां से दौड़ता है, समझ में ना। अब दोनों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा ओमेगा है तो दौड़ेंगे सेम, मतलब कालांतर हमेशा कितना बना रहेगा? फिक्स बना रहेगा। तो मतलब कॉस फाई क्या है? साइन फाई क्या है? कांस्टेंट है। चलो तो अब क्या करो, y इज इक्वल टू, बेटा यहां से आप देखिए a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी है। यदि मैं आपके पास साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूं, क्या ले लूं बेटा? साइन ओमेगा टी कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? a1 प्लस a2 कॉस फाई बचेगा कि नहीं बचेगा? a1 प्लस a2 कॉस फाई और यहां पे आएगा साइन ओमेगा टी। देख लो, a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, a2 कॉस फाई बच गया, साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से आपने ये दोनों कॉमन लेकर के इस प्रकार से लिख लिए। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि आयाम निश्चित होगा, ये भी आयाम निश्चित होगा, सबका सब कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट को कुछ नाम दे दो। क्या दे दो? कुछ नाम। इस कांस्टेंट का पहले वाले का नाम मैं देता हूं आर कॉस थीटा। क्या नाम देता हूं? और इस वाले का नाम देता हूं आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब आप कहेंगे कि सर आपने, सॉरी बेटा, यहां पे आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी और आर साइन थीटा इंटू बोलो कितना? कॉस ओमेगा टी। अब आप कहेंगे सर इतने बड़े कांस्टेंट को आपने इसमें नाम दे दिया है,
ऐसा आपने काम क्यों किया है? देखिए परिणामी तरंग है, पहली तरंग का परिमाण कितना है a1 आयाम, दूसरे का आयाम कितना है a2 है ना, दूसरे का आयाम a2 है। तो आपके मन में है कि हम कुल आयाम तो फाइंड कर लें, हम पूरे का पूरा आयाम तो फाइंड कर लें, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। समझ में आया? उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अब आप देखिए तो y बराबर r मैंने कॉमन ले लिया, r मैंने क्या ले लिया कॉमन, साइन ओमेगा t कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा t साइन थीटा। सो y इज इक्वल्स टू r, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस कितना थीटा। बोलिए हाँ या ना? y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इसका मिलान करिए इस वाले से, ये देखिए ये बहुत कुछ जानकारी आपको दे रहा है। जो पहला समीकरण था y बराबर a1 साइन ओमेगा t था, ये उसी के जैसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और ये किसके लिए दिख रहा? y के लिए। y मतलब परिणामी तरंग जो दोनों के लड़ने के बाद बनी है, और ये कह रहा है कि परिणामी तरंग का परिमाण कितना होगा r। अरे वहां a था, यहां r आ गया तो r होगा ना। परिणामी तरंग का परिमाण कितना होगा? परिणामी तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा, मतलब ओमेगा ओमेगा लड़े हैं तो जन्म भी क्या लिया है ओमेगा। और परिणामी तरंग का जो कालांतर होगा वो कितना होगा थीटा। कितना होगा थीटा। समझ में आ गया? तो क्या y1 का थीटा नहीं है? तो y1 में आपके पास जो आपने तरंग मानी है वो जीरो से स्टार्ट मानी ना, जीरो से स्टार्ट मानी है, क्या दिक्कत है भाई? इसके पास जीरो है, उसके पास ये है। अच्छा अगर आप एक काम करेंगे कि इसका सर φ1 ले लो, इसका φ2 ले लो तो भी सही है, फिर φ1 प्लस φ2 में चलेगा। मगर हम सरलतम रूप में स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं? सरलतम रूप में। जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि हम बच्चे को रेस में दौड़ाए, तो पहले बच्चे को हम यहां से दौड़ाते हैं, बोलो हाँ। तो यहां से क्या शुरू हो रहा है 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री है, कालांतर कितना है 0, मतलब इसका प्रारंभिक कालांतर कितना है 0 है। तो इसलिए उसमें फाई नहीं जोड़ना पड़ता है। बट परंतु जो दूसरा बच्चा यहां से दौड़ रहा है ऑलरेडी, तो वो कितने डिग्री आगे है 30 डिग्री, तो उसमें कालांतर 30 डिग्री इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया ना? बोलो यस कि नो? कालांतर और समयांतर में अंतर ये है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच के कला का कोण जो है, दोनों के कोण प्रारंभिक रूप में कितना कोण है वो कहलाता है कालांतर। समयांतर मतलब इन दोनों के बीच में समय का कितना गैप है, ये यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय ले लेगा, ये यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय ले लेगा, वो कहलाएगा समयांतर। देखिए अब देखिए r इक्वल टू वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो गया। अब आपके पास में ये कौन सी तरंग है? परिणामी तरंग। कौन सी तरंग है? परिणामी तरंग। परिणामी तरंग का आयाम कितना है r, और परिणामी तरंग का कालांतर कितना है थीटा। अब आप जो है आपको परिणामी तरंग का आयाम और कालांतर जानना है। सबसे पहले समीकरणों के नाम दे दो। इस समीकरण का नाम 1 था, ये 2 था, ये 3 है। अब देखिए आपको ये निकालना है r। क्या निकालना है? ना r का पता है ना थीटा का पता है, ना r का पता है ना थीटा का पता है। दोनों आपके लिए अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि सर ने यहां पर सीधे एंट्री कर दी थी कि a1 प्लस a2 कॉस थीटा बराबर r कॉस थीटा, a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा। तो आओ इनसे निपट लेते हैं। r कॉस थीटा बराबर a1 प्लस a2 कॉस कितना भाई फाई, है ना। r कॉस थीटा बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई। देखिए आपने a1 a2 कॉस फाई सबके चलते आपने दो नई चीजें ली हैं, एक r और एक क्या थीटा। यहां भी इनके चलते दो नई चीज ली हैं, एक r और एक क्या थीटा। तो r कॉस थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई। समीकरण नंबर 3 ना 4 आएगा, और r साइन थीटा इक्वल टू कितना a2 साइन फाई। ठीक है। अब आप क्या करिए, समीकरण नंबर 5,
अब 4 और 5 का वर्क करके जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आप दोनों को वर्क करके जोड़ दीजिए, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का वर्ग प्लस a2 साइन फाई का वर्ग। होगा कि नहीं होगा बोलो? यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1, और इसको खोलना शुरू करो, बोलो क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ध्यान से देखो, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्या मैं a2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस कितना a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस कितना फाई। आ गया परिमाण। तो भैया परिमाण जो आएगा नेट परिमाण r बराबर कितना आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये है इसका दोनों तरंगों का नेट परिमाण, परिणामी तरंग जो आई है, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो ये है परिणामी तरंग का आयाम, r है परिणामी तरंग का आयाम। तो आप जो अभी आपके पास अज्ञात बना हुआ था कि सर ये r क्या है, अब ये r पूरे रूप से आपके सामने आ चुका है ना। अब r की जानकारी के लिए बताइए, a1 आपको पता रहेगा कि नहीं रहेगा, a2 पता रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर पता रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए यस और नो। तो ये आपके पास में परिणामी तरंग का आयाम आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब सुनो, जो आया, अब देखो तीव्रता, अब किसका फॉर्मूला तीव्रता, अब किसका फॉर्मूला बता रहा हूं तीव्रता। ये क्या है परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का क्या है आयाम है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप बड़ा ए ले लो या सिंपल ए ले लो। आपको यदि इसमें देखने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक काम करो, या ए क्या लिख दिया भैया, ए क्यों लिख दिया, ये क्या था a1 था, ये a2 था, तो इसे आप या तो बड़ा ए ले लो, तो वो भी आयाम ये भी आयाम, तो ये भी क्या हो गया आयाम। तो a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना 2a1